आज के बॉम्बे टॉकीज में फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक सुनील बोहरा से यूनुस खान की बातचीत। आइए आज सुने इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती की स्टूडियो में इस समय हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर सुनील बोहरा जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। सर धन्यवाद, आपने मौका दिया यहाँ आने का। मैं एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ ऑल इंडिया रेडियो के साथ। एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि सुनील जी की फैमिली तकरीबन 3 पीढ़ियों से फिल्में प्रोड्यूस कर रही है और 1947-48 के जमाने से आप लोग फिल्में बनाने के काम में हैं। फिल्म इंडस्ट्री का जिस तरह से कॉर्पोरेटाइजेशन होता चला जा रहा है और अब एक तरह से इंडस्ट्री ने कॉर्पोरेट रूप ले लिया है जी, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोग उसको डिटेल में नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कॉर्पोरेट आने से नुकसान नहीं हुआ सर, फ़ायदा हुआ है। क्या होता है सर कि जैसे मैं लोगों को कहता हूँ कि हम लोग मीडिएट करके प्रोड्यूसर नहीं बने, हम लोग ग्लैडिएट करके प्रोड्यूसर बने हैं। जब हम पिक्चरें मेरे ग्रैंडफादर बनाते थे, मेरे फादर बनाते थे, इवन हमने बहुत रिस्क लिया। हमारी प्रॉपर्टीज़ बिक गई लॉसेज में, हमारी माता जी की ज्वेलरियाँ बिक जाती थी लॉसेज में। एक जर्नी में बहुत लॉस खाते थे, मतलब इरेस्ड हो जाते थे। इसीलिए तो इसको इनसिक्योर लाइन बोलते थे, क्योंकि हमने लॉसेज खाए और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खाएं, हर कुछ टेन्योर के बाद खाएं। अब क्या हो गया कि अगर कॉर्पोरेट आने के बाद आपके लॉसेस जो हैं वो जीरो हो गए, क्योंकि वो अगर आपको फंड कर रहे हैं बनाने के लिए, आप क्रिएटिवली पिक्चर को बनाइए, अच्छी कीजिए और पहले वो अपनी पैसे रिकवर करते हैं, उसके बाद जो भी होता है शेयरिंग होता है, तो डेफिनेटली आप लॉस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आपको प्रोटेक्ट कर लिया है। जनरली लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि यार ये लोग बहुत इन्वॉल्वमेंट करते हैं, इंटरफेयर। बहुत जो आदमी 100% पैसा डाल रहा है, ही हैज़ फुल राइट। मैं मेरे मित्रों को कहता हूँ आप उनकी जगह पर आ जाओ, आप डालो पूरे पैसे। मुझे तो लगता है कॉर्पोरेट आने के बाद आज हमारी स्टैंडिंग हो गई है, कॉर्पोरेट आने के बाद कैश खत्म हो गया इंडस्ट्री से, कॉर्पोरेट आने के बाद ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री हो गई है, एवरीथिंग हैज बिकम ऑर्गेनाइज्ड। एंड सर कुछ सेट ऑफ लोग हैं जो खफा रहते हैं कॉर्पोरेट से, बट मुझे लगता है कॉर्पोरेट आने से भला ही हुआ इंडस्ट्री का। सर एक जमाना था जब कुछ लिखा पढ़ी नहीं होती थी, मतलब आपने पिक्चर दे दी, मैंने आपको कैश पकड़ा दिया, आपने दे दिए, कभी चेक पकड़ा दिया। आजकल प्रॉपर आपकी ट्रांचेस होती हैं, कब पिक्चर शुरू होगी, कब साइनिंग होगी, आपके स्टैम्प ड्यूटी भरी जाती है एग्रीमेंट को, टैलेंट का राइट प्रोटेक्टेड होता है, प्रोड्यूसर का राइट प्रोटेक्टेड होता है, कॉपी राइट प्रोटेक्टेड होती है, राइटर्स सब प्रोटेक्टेड होते हैं। आई थिंक सो कॉर्पोरेट आके तो सर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। क्रिएटिव साइड में क्या फर्क आया है? सर कुछ भी नहीं आया। कॉर्पोरेट क्या कहती है, इधर कन्विंस करें आप हमें, राइट। अगर आपका कोई चीज़ पे स्ट्रॉन्ग कोई है, जैसे अभी हम लोग कुछ कर रहे थे तो एक आर्टिस्ट को लेके उनको लगा ये वर्क नहीं कर रहा, तो हमने बोला किया, तो देयर सीरीज ऑफ 2-3 राउंड दे अग्रीड के ले लो। फिर बाद में दे ऑल्सो केम एंड सेड के यार अच्छा ही था वो। सर कोई खराब नहीं होता। मुझे लगता है कि सबसे सुंदर अगर इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में है तो फिल्म इंडस्ट्री है। मतलब आप देख लीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ इंडस्ट्री में नहीं हो, कोई मर्डर कभी किसी का नहीं हो गया, कुछ नहीं, ना कोई परमानेंट दुश्मनी है और ना कोई परमानेंट दोस्ती है। मतलब एवरीथिंग हैपेंस और वक्त के साथ हील भी फास्ट हो जाते हैं। हमें बगैर मलहम की जरूरत नहीं है। सुबह आपके मेरे कोई डिफरेंस हो, ओपिनियन हो, हम 1 साल बात नहीं करें, उसके साथ पता चलेगा साल भर बाद मैं आपके साथ ही पिक्चर बना रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये खूबसूरती है ना सर, और यही होनी चाहिए सर कि कोई परमानेंट रंजिश नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब एवरीथिंग इज़ फेयर। मुझे तो लगता है सर कि इससे बेस्ट इंडस्ट्री है ही नहीं। यूथ सोच रही है कि दे वांट टू कम इन स्टार्टअप, तो यू शुड आल्सो थिंक कि दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोफेशन। नाउ इट इज़ वेल पेड ऑल्सो, इट इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, और दुनिया की सबसे सुंदर इंडस्ट्री हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री। मतलब बोलते हैं बॉलीवुड, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हिंदुस्तान सिनेमा जो है सर वो सबसे बेस्ट सिनेमा है। बिल्कुल भाई। तनु वेड्स मनु बिल्कुल अलग तरह का सिनेमा था और यहाँ से कंगना आ रही थी, सुभाष आ रहे थे। इस फिल्म के बनने की कहानी बताइए, क्या हुआ था? सर अगेन मैंने बोला फॉर्चुनेट। ये मेरे एक मित्र हैं शैलेश आर सिंह, उन्होंने पिक्चर प्रोड्यूस की, और मेरे एक दूसरे मित्र हैं आनंद राय, उन्होंने ये पिक्चर डायरेक्ट की। एंड पिक्चर उन्होंने बनाई। अगेन उस टाइम कॉर्पोरेट इतने अग्रेसिव नहीं थे, बहुत डिफिकल्टी के साथ पिक्चर बनी। और पिक्चर बनने के बाद शायद लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, इस दौर से गुजर रही थी। तो एक दिन मैं कहीं जा रहा था तो शैलेश मिल गए, मुझे कहते हैं यार मेरी पिक्चर का कट देखो, तेरे को कैसा लगता है। तो शैलेश मेरा बहुत पुराना दोस्त है, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने 4 मिनट का कट देखा, मैंने कहा ये पिक्चर को कोई रोक नहीं सकता, इट्स गोइंग टू बी द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑन अर्थ। क्या बात है? तो बोले कि यार लेकिन स्टूडियो नहीं मान रहे और कोई आगे पीछे हो रहा है, तो ऐसे लोग के मैं आता हूँ स्टूडियो, मतलब लेट मी डू द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, आई विल कम एज ए प्रेजेंटर एंड देखते हैं। और वो सर ऊपर अगर महादेव की कृपा में प्रेजेंटर आया, इमीडिएटली चीज़ें चेंज हो गई।
फिर पिक्चर का टीज़र आया, वो एक्सेप्टेड हो गया, उसके बाद पिक्चर लोगों को अच्छी लग गई, फिर वो ब्लॉकबस्टर हो गई। तो अगेन मैंने कहा ना कि फॉर्चुनेट इनफ था फॉर द सिनेमा विच हैज कम इनटू माय लाइफ। इत्तेफाक से ये फिल्म आपकी तरफ आती है। जी, और मैं तो एक्चुअली में पान खाने गया था, तो रास्ते में मिल गया शैलेश, कहता आप तो गजब। 4 मिनट का देख ले। मैंने देखा, मैंने कहा ओके डन। और फिर इसका सेकेंड पार्ट बनाने का ख्याल भी आया। जी, सेकंड पार्ट सर आनंद जी और शैलेश ने बनाया, मैंने सिर्फ पहला पार्ट किया। अच्छा अच्छा। जी और पहला पार्ट भी तब किया जब वो थोड़ा मुसीबत में फंस गया था। जी, मैं भी मुसीबत में भी तो था डेफिनेटली। मैं तो सर वही, मुझे लगा कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ मिलके कुछ कर लेंगे, मुझे भी इतना पता नहीं था, बट आई रियली लव दैट 4 मिनट्स। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट 4 मिनट्स आई एवर सॉ। माय फादर की, मेरे फादर के फेवरेट डायरेक्टर हैं आनंद जी, तो मेरे फादर कहते हैं कि यार ये आनंद राय देखता हूँ ना तो मुझे एक यंग राज कपूर साहब दिखते हैं इसके अंदर, वाह। तो उनके बहुत फेवरेट हैं वो। आपके पिताजी का कितना दखल होता है आपके काम में, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा अनुभव है? कितनी सलाह आप लेते हैं और कितनी वो देते हैं? सर उनकी सलाह बेसिकली एक लाइन स्टोरी सुनते हैं वो। अच्छा। हाँ, मतलब एक लाइन, और वो भी वो फोर्स नहीं करते कि मुझे सुनाओ। हम जाके बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि ठीक है, या अच्छी है, या बहुत अच्छी है। एक तो स्टोरी उनको वो बोलते हैं कि जो 5-4 मिनट में नहीं सुना सके तो मेरे को मत सुनो, तो 5-1 मिनट की स्टोरी सुनते हैं। उनका मेन से रहता है सर पोस्टर और ट्रेलर में। अच्छा। हाँ, मतलब अभी वो कनाडा के अंदर हैं, तो कोई भी चीज़ का हम टीजर भेजते हैं, लिख के भेजते हैं बकवास। मैंने कहा बकवास क्या, पूरा बकवास। फिर उसके नीचे लिख के भेजते हैं 15 लाइन हो गई, ये बकवास, ये बकवास, ये बकवास, या सुपर हिट। अच्छा। हाँ, तो वो उनकी एज होगी अब 83, बट ही इज एक्सट्रीमली एक्टिव। उनको मैं पोस्टर और पब्लिसिटी में इसलिए रखता हूँ कि सर हम लोग बाय गॉड ग्रेस डिस्ट्रीब्यूटर हमने की, ये बोरा ब्रदर्स में 3000 फिल्में प्रोड्यूस की, 156 फिल्में, और एग्जीबिटर भी हैं। तो उनका क्या सेंस चलता है, वो कहता है कि पोस्टर और ट्रेलर आपका फर्स्ट कम्युनिकेशन टू ऑडियंस है, बिल्कुल सही बात। और अगर वो करेक्ट नहीं है तो पिक्चर आपकी चलना ऐसी भारी पड़ जाएगी। तो उनको, मेरे को डे टू डे पोस्टर और ट्रेलर इंक्लूडिंग या इवन म्यूजिक का उनको भयंकर शौक है। तो उनको गाने की रिकॉर्डिंग पसंद है, शूटिंग वूटिंग इतनी पसंद नहीं है, लेकिन अगर गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ही डेफिनेटली वांट्स टू कम एंड लिसन, को बहुत अच्छा लगता है। वाह वाह। तो सर 83 इयर्स के हैं, उन्होंने घर में कितना 5 फुट का अपने बेड के पास स्पीकर रखा हुआ है। मतलब वो जितने भी घंटे जग रहे हैं उसमें से 80% कंज्यूम म्यूजिक में ही जाता है उनका। गजब। और उन्होंने मतलब बुला के कहते रहते हैं, अच्छा वो ऑफिस से उसको बुलाओ, ये पेन ड्राइव में अब इस वाले ये गाने डलवा दो, ये, और पुराने नए 24 घंटे उनके कमरे में म्यूजिक बजती है, 24 घंटे। क्या बात है। देखिए, पिताजी को म्यूजिक का इतना शौक है, पिताजी से म्यूजिक का शौक आपको कितना मिला है? सर मुझे बहुत मिला है, और पिताजी रिस्ट्रिक्टेड टू हिंदी म्यूजिक हैं, हाँ। मैं उसके आगे हूँ। मैं सर पंजाबी म्यूजिक बहुत सुनता हूँ, हिंदी म्यूजिक बहुत सुनता हूँ, मतलब मैं अंडरस्टैंड नहीं करता लिरिक्स, बट मैं तमिल तेलुगु बहुत सुनता हूँ। मैं अंडरस्टैंड ज़्यादा नहीं करता, मैं तो भोजपुरी म्यूजिक सुनता हूँ। और लेटली अभी मेरा सर इंटरेस्ट आ गया हरियाणवी सॉन्ग्स में। तो लाइक हमारा जो टीवी है के ऊपर कनेक्टेड रहता है जैसे, तो अगर आप लास्ट सीन देखेंगे तो उसमें सिर्फ गाने ही दिखेंगे आपको। क्या बात है। तो मतलब आजकल लेटेस्ट में हरियाणवी गाने सुन रहा हूँ बहुत सारे, और आजकल हरियाणवी हिप हॉप आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे आ गए हैं, उनके लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं, वो भी सुनता रहता हूँ। तो म्यूजिक तो सर फैमिली में ही है थ्रू आउट। क्या बात है। तो अचानक हरियाणवी गानों की तरफ कैसे मुड़ गए आप? आजकल जो यूथ हैं, मतलब बॉयज 20-25 साल के लड़के हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे लिख रहे हैं, वॉइस क्वालिटी अच्छी है, बीट्स अच्छी है, और सर म्यूजिक मुझे लगता है सर एक वैरायटी जितनी आएगी उतनी अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन सर जैसे अगर मैं, एक पिक्चर आई थी VIP करके, जिसके अंदर अब्बास एक साउथ के हीरो थे और प्रभुदेवा और सिमरन, उसका म्यूजिक था रंजीत बोरोट का, और बहुत करेक्ट म्यूजिक था। तो सर मैं बॉम्बे से फ्लाई करके गया मद्रास, वो पिक्चर थिएटर में देखने के लिए, सुबह गया, देखी और रात को आ गई। आई थिंक द फिल्म डिडंट डू वेल, बट म्यूजिक बहुत अच्छी थी। वाह। सपने पिक्चर थी सर राजीव मेनन की, वो भी मैं देखने मद्रास गया। मतलब मैं सर मॉर्निंग से फ्लाइट लेके जाता था और रात को लेट नाइट वापस आता था, कभी कभी नेक्स्ट डे आता था, ओनली टू वॉच सिनेमा, बिकॉज टाइम सर OTT था नहीं और DVDs थे नहीं, CDs आती थी। तो मैं तो सर ऐसे ट्रैवल करता हूँ पिक्चरें देखने के लिए, गाने सुनने के लिए, डेफिनेटली नॉट कॉन्सर्ट्स के, कॉन्सर्ट के लिए मैं ट्रैवल करूँ वो नहीं कर रहा, बट पिक्चरों के गाने देखने के लिए मैंने बहुत ट्रैवल किया, तो उनके बहुत फेवरेट हैं वो। क्या बात है। अच्छा, आपके परिवार ने गुजराती और राजस्थानी फिल्में भी तो बनाई हैं, उनकी चर्चा कीजिए। सर गुजराती तो हमने अराउंड 51 बनाई, उसमें से 48 सिल्वर जुबली हैं। जैसे हमारी पहली पिक्चर थी जिसका नाम था सोन कंसारी, तो और म्यूजिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब ऑल द, आप अगर डांडिया के अंदर गाने सुनेंगे आज भी सारे हमारे गाने हैं, जैसे अचको मचको, ये सब अपनी पिक्चर के गाने हैं। मतलब ब्लॉकबस्टर थी, हमने बनाई थी सोन कंसारी, पातली परमार, कोई ना मंडल कोई ना आते, विफरेली वागन, बैरनी आग, छेल छबीलो गुजराती, इतनी अभी तो याद है सर नाम मुझे, बट सारी ब्लॉकबस्टर थी।
वो पहले शुरू हुई थी उपेंद्र त्रिवेदी जी और स्नेहलता जी के साथ बनी, फिर अरुणा जी के साथ बनी, किरण कुमार जी हीरो थे, फिर असरानी जी और अरुणा जी थी। मतलब वो तो पीरियड ऑफ टाइम और चेंज होते रहे। उनके ब्रदर इंद्र कुमार जी जो इतने बड़े फिल्म मेकर हैं अभी, उसमें कॉमिक रोल्स किया करते थे। अरे और वाह। बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, मतलब उनकी एंट्री भी तालियां बजती थी। मेहुल कुमार जी भी उस टाइम के डायरेक्टर थे। लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत सारे, मतलब आई थिंक सो हमारा गोल्डन पीरियड वो था। और गुजरात में देन वी स्टार्टेड एग्जीबिशन लाइक सिनेमा बगर, बिकॉज गुजराती सिनेमा बम चला हमारा बहुत ज़्यादा। मतलब द सक्सेस रेट ऑफ हमारे गुजराती फिल्मों की थी बहुत सॉलिड थी। और राजस्थानी फिल्में? राजस्थानी फिल्में हमने की थी बाबा रामदेव पीर, वो मेरे ग्रैंडफादर की, मेरे फादर की थी। माँ मने के ऊपर नहीं, मतलब वो डाउरी के ऊपर थी, वो भी बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिल्म थी। ओपी व्यास एक हमारे वहाँ के लोकल म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनका म्यूजिक भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी था और पिक्चर भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और जी। चली भी थी। आपको क्या लगता है कि इस वक्त रीजनल सिनेमा की क्या स्थिति है, गुजराती और राजस्थानी सिनेमा की? सर राजस्थानी वीक है, गुजराती तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी पिक्चरें चल रही है एक के बाद एक दबा के। मतलब जिस रेशियो से हिंदी सिनेमा पकड़ लो उस रेशियो से मतलब बहुत अच्छी जा रही। गुजराती सिनेमा तो एकदम अभी बहुत अच्छी पोजीशन में। राजस्थानी सर वीक इसलिए है कि राजस्थानी प्रोड्यूसर नहीं बचे। और क्या है कि एक पिक्चर चले, वो पहला अभी आके बोले कि यार मैं बना और वो चली 5 करोड़ गई, 10 करोड़ गई, तो फिर दूसरे मोटिवेट हो। अच्छा कुछ ऐसा सर गवर्नमेंट सपोर्ट भी ऐसा कोई है नहीं, सब्सिडी मिले या जो गुजरात में है। फिल्मों के अलावा टेलीविजन शोज भी आपने किए हैं, जी सर। उनके बारे में बताइए। सर टेलीविजन शो में किया था एक मोहल्ला मोहब्बत वाला, जी, एक तिग्मांशु धूलिया के साथ। जी सर, एक किया था सीता और गीता जो आता था एनडीटीवी इमेजिन पे। फिर एक आता था मिर्ची टॉप 20 फिक्शन शो था क्राइम एंड बॉलीवुड, वो किया था। काफी शो किए थे, इतने और याद। अब आप ओटीटी पे सक्रिय हैं? जी नहीं सर, अब करंटली अभी मैं मेरी वाइफ को सपोर्ट कर रहा हूँ। शी इज़ एन एक्टर, शाहिद में वो मेन लीड थी। उन्होंने और भी बहुत पिक्चरों में काम किया, सीरीज में भी काम किया, आपकी अंतरा में, मोए रंग दे, काफ़ी टीवी शोज़ किए हैं। तो वो भी कुछ प्रोड्यूस कर रही हैं। तो शी स्टार्टेड अ प्रोडक्शन हाउस। तो पिछला साल और ये साल आई हैव डेडिकेटेड के वॉट एवर आई कैन डू आई डू, उसके बाद मैं करूँगा। बट मैं ओटीटी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज लॉन्ग फॉर्मेट है। मैं टेक्निकली फोकस फिल्मों में ही करना चाहता हूँ। तो अभी आने वाली फिल्में कौन सी हैं जिन पर काम चल रहा है या जिनको आपने होल्ड पर रखा है? नहीं सर, होल्ड पे नहीं, काम 24 घंटे चलता है। अभी हम लोग एक स्टोरी है सर, जो कि इसके राइटर हैं वासीपुर के अखिलेश, स्क्रिप्ट रेडी कर दी, फाइनल टच पे है वो इट्स कॉल्ड बादशाह बेगूसराय। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी है। पहले हम सोच रहे थे उसको कन्वर्ट करें इनटू सीरीज, बट जब वो आई और उसकी स्केल आई तो मुझे लगा कि उसको फिल्म बनाना चाहिए। वो लास्ट स्टेज में है, मतलब राइटिंग के। इन नेक्स्ट 10-20 डेज वो चली जाएगी कास्टिंग में। डायरेक्टर कौन है? सर अखिलेश ही डायरेक्ट करने वाले खुद ही कर रहे हैं जो राइटर हैं? जी सर। अभी उसका बाकी 2 हैं अनदर डेवलपमेंट में, लेकिन अभी उसकी एडवांस स्टेज नहीं है। मुझे ये बताइए कि 24 घंटे सिनेमा में ही आप सांस लेते हैं, पर सिनेमा के अलावा आपके क्या शौक हैं? कुछ भी नहीं सर। सर मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मैं आई डोंट वॉच क्रिकेट, आई डोंट वॉच स्पोर्ट्स, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे दोस्त भी मुझे वो अच्छे लगते हैं जो सिनेमा की बात करें। तो टेक्निकली सर मेरी एज हो चुकी है 52 ईयर्स में। मुझे नहीं लगता मेरा कोई भी ऐसा दोस्त है जिसको सिनेमा पसंद नहीं है। जी। और मुझे कुछ भी नहीं लगता सर अच्छा। मतलब ना मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैवल करना, मेरी ट्रैवल होती है जब हम लोग शूट पे जाते हैं, रैकी पे जाते हैं, वही ट्रैवल है। आई डोंट ट्रैवल आउटसाइड मुंबई अनलेस एंड अनटिल इट इज़ फॉर माई फिल्म और फॉर इट रिसर्च, फॉर इट इज़ रैकी और फॉर इट शूट और प्री प्रोडक्शन। मैं नहीं करता सर बिल्कुल भी। मैंने सुना है कि आप पोस्टर्स बहुत जमा करते हैं फिल्मों के, और इसके अलावा पुराने जमाने की तस्वीरें और पोस्टर्स का बड़ा जी शौक सर, है। तो actually- रिकॉर्ड्स का शौक है? जी सर, रिकॉर्ड्स भी होंगी मेरे पास काफ़ी पोस्टर्स पुराने। मतलब एक्चुअली स्टार्टेड किया मैं मेरी खुद की ग्रैंडफादर की पिक्चरों का आर्काइवल कलेक्ट कर रहा था। साथ साथ में सर मेरी इंपॉर्टेंट फिल्में बहुत सारी उनको आर्काइव की, तो अभी मेरे पास लाइब्रेरी में मतलब डिजिटाइज किए हुए कुछ 3 से 3.5 हज़ार ऐसे पोस्टर होंगे जो किसी ने देखे भी नहीं। तो सर उनकी एग्जीबिशन कब लगाएंगे आप? सर एग्जीबिशन की जगह मैं क्या करता हूँ सर कि हर साल कैलेंडर निकालता हूँ उसके ऊपर, और वो पूरी इंडस्ट्री में एज वेल एज डिजिटल फ्री अवेलेबल रहता है, किसी को भी ले सकता है, कोई भी लेके लगा दे। और कुछ मैं उनकी रेगुलर पोस्टिंग करता रहता हूँ ऑनलाइन पे, दैट इफ एनीबडी वांट्स टू प्रिजर्व इट वो रख सकता है अपने घर पे, कि लोगों को शौक है। तो नॉट एज अ बिजनेस, एज अ हॉबी, कि यार मेरे पास है, अगर आपको चाहिए तो ले लें, अगर आपके स्टूडियो में भी अगर चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा उनकी डिजिटल कॉपी, आप रख सकते हैं आराम से। ये तो सर हमारी धरोहर है, जितनी प्रिजर्व हो जाए उतनी अच्छी है। पूरी दुनिया में इस वक्त भारतीय सिनेमा बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है। क्या भविष्य आप देख रहे हैं? क्या हम कभी हॉलीवुड को टक्कर दे पाएंगे या उसके मुकाबले खड़े हो पाएंगे? सर देखिए कि टक्कर की बात यह है कि टक्कर एक ऐसा इमोशन है जिसे हम कह सकते हैं, हम क्यों एक दूसरे को टक्कर दें।
मैं तो सर कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता कि किसी को हमें टक्कर देनी है, बट ये कह रहा हूँ सर, आज भी सर इंडिया में बहुत सारी ऐसी सुंदर फिल्में बन रही सर। और आज आप देखिए सत्यजीत रे को उन लोगों ने तब अप्रिशिएट किया, आज से कितने साल पहले। आज इंडियन मेकर्स को ऑस्कर भी मिल रहा है, आज इंडियन मेकर्स को गोल्डन ग्लोब भी मिल रहा है, आज इंडियन मेकर्स कांस भी जा रहे हैं, मतलब सब कुछ हो रहा है सर। और अप्रिशिएट हो रही है, वहाँ के लोग हमारे यहाँ आके काम करना चाहते हैं, हमारे लोग वहाँ जाके काम कर रहे हैं। मतलब आई पर्सनली फील सर कि वी आर ऑलमोस्ट देयर विथ लेस रिसोर्स। 5 साल 10 साल हम सब इक्वल लेवल पे काम कर रहे होंगे सर। देखिए सर, उनका मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे अभी हमारा चाइना मार्केट खुला तो आमिर सर की पिक्चर आई वहाँ पे चली। वैसे अगर हमारे मार्केट खुलने लग गए, जब मार्केट खुलता है सर तो आपको बजट अच्छे मिलते हैं, बजट अच्छे मिलते हैं तो आप क्वालिटी और एक्सपेंड कर सकते हो। आज उनका इंग्लिश का जो मार्केट है वो ग्लोबल है, हमारा ग्लोबल नहीं, बिकॉज हमारी लैंग्वेज हिंदी है। बट आज धीरे धीरे शुरू हो गया, 5-10 साल लगेंगे, सब एट पार होंगे सर। और उसके अंदर सक्सेस और फेलियर डिपेंड करेगी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। अगर आपकी अच्छी है तो अच्छी पिक्चर है, बुरी है तो बुरी है, उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। प्रोडक्ट एंड वो होगा उसके ऊपर डिसाइड। तो मुझे तो श्योरली लगता है सर कि हॉलीवुड हो या कोई भी यूरोपियन सिनेमा हो या कहीं का भी सिनेमा हो, सब अच्छे ही हैं सर। और हिंदुस्तान भी आगे बढ़ ही रहा है, कुछ मेकर्स हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। और अभी आने वाली जनरेशन बहुत शानदार है सर। जो आज 20 साल का फिल्म मेकर है वो बहुत अच्छा सोच रहा है। आज जो 21 साल का राइटर है, 22 साल का, वो बहुत गजब सोचता है। उसकी सोच अलग है, उसका प्रोसेस अलग है, उसने सिनेमा को समझा है। मतलब बेटर ट्रेन पीपल आर कमिंग इन फिल्म एवरी पासिंग डे, एंड दैट्स वेरी गुड। एज ए प्रोड्यूसर आपको क्या लगता है कि ओटीटी के आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में क्या बदलाव आए हैं? कुछ नहीं सर, आनंद हुआ है बहुत ज़्यादा। ओटीटी आने से भी बेनिफिट क्या हुआ सर कि नहीं तो एक पूल ऑफ टैलेंट है, 100 लोग हैं जिसमें 100 एक्टर है, 100 वो है। अब होता है फिल्में बना रही तो बैठे हैं, बैठना अच्छा नहीं रहता सर। मशीन हो या आदमी हो या टैलेंट, उसको चलना चाहिए। ओटीटी आने से आपको नई स्टोरी बोलने का मन आ गया। ओटीटी आने से सर नए, जैसे पिछले 2-3 साल पहले का सबसे सक्सेसफुल शो है स्कैम, उसमें हंसल मेहता जी ने प्रतीक गांधी को लॉन्च किया, ब्लॉकबस्टर शो हुआ, ही बिकेम स्टार। बट अगर उसको सिनेमा में लॉन्च करना पड़ता तो इकोनॉमिक्स डिफरेंट होती। मैं ये नहीं कह रहा कि सिनेमा में होता तो नहीं चलता, लेकिन ओटीटी ने बहुत सारे नए एक्टर दिए, बहुत नए कलाकार दिए, बहुत नए स्टोरी टेलर्स दिए, बहुत अच्छे टेक्नीशियंस दिए। दे आर ऑल्सो वेल पेड। तो क्या होता है सर कि जब कोई भी इंडस्ट्री में काम आएगा ना सर, तब टैलेंट ग्रूम होता जाएगा और आता जाएगा और आता जाएगा। तो ओटीटी आई थिंक सो हैज डन वंडर्स। उसने सेफ्टी भी दी है सर। एक सर्टेन पार्ट ऑफ बजट आपका वहाँ से आ जाता तो यू आर सिक्योर्ड, स्टूडियो भी सिक्योर्ड है। तो सर चेन सिक्योर्ड होनी चाहिए। प्रोड्यूसर को सिक्योर करा स्टूडियो, स्टूडियो को सिक्योर करा ओटीटी। ये जब तक चेन चलती रहेगी ना सर, जब तक हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। तो मुझे तो लगता है सर ओटीटी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया आगे। जो नए बच्चे सिनेमा बनाने का ख्वाब देख रहे हैं या लिखने का ख्वाब देख रहे हैं, खासतौर पर क्रिएटिव साइड के बच्चे जिनको लगता है कि वो मुंबई आए और डायरेक्टर बने या राइटर बने, उनके लिए एज ए प्रोड्यूसर आपकी क्या सलाह होगी कि क्या सही तरीका है इस वक्त? सर आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूँ कि आज इंडस्ट्री में आने का बेस्ट टाइम है। और वो बॉम्बे आके भी अपना सपना पूरा कर सकते हो, जहाँ बैठे वहाँ से सपना पूरा कर सकते हैं। क्या होता है सर कि जब वो ज़माने थे जब आपको स्टॉक लाना पड़ता था, फिल्में लानी पड़ती थी, वो साउंड लाना पड़। आज की तारीख में सर टेक्नोलॉजी इतनी शानदार हो गई है कि आप एक बेसिक फ़ोन और एक बेसिक माइक के ऊपर पिक्चर बना सकते हो। और लोग बना रहे हैं, आप देखिए, लोग शॉर्ट कंटेंट, थोड़ा बड़ा कंटेंट, लॉन्ग फॉर्मेट लोग बना रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब इन थाउजेंड्स पीपल आर मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स। और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई मेरे पास आए बोले सर मैं डायरेक्शन करना चाहता हूँ और ये मेरी स्टोरी, मुझे इसकी स्टोरी अच्छी लगी, तो अभी हाउ डू आई जज कि डायरेक्शन कर पाएगा? और ऐसा तो अपने पास कोई एक्सरे है नहीं। बट क्या होता है कि अगर वो खुद एक शॉर्ट कंटेंट बना दे, उसको देख के पता चल जाता है विजन आदमी का। क्योंकि सर हो सकता है कुछ दिग्गज लोग हों जो ऐसे शक्ल देख के बता दे, मेरे को तो नहीं पता चलता कि ये देख के क्या कर पाएगा। सर फ़ोन हो गए, छोटे कैमरे हो गए, उस पर आप अपनी स्टोरी बोलो, मित्रों को जो भी लिमिटेड रिसोर्स मिल रहे उसमें बनाओ, जिसको समझ में आएगी उसको समझ में आ जाएगी। और अभी तो बेस्ट टाइम है इंडस्ट्री के लिए। मतलब जहाँ पर भी आप हैं, हिंदुस्तान या अब्रॉड में, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर पीपल, यूथ टू एंटर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। बिल्कुल। सुनील जी, जोधपुर को कितना याद करते हैं और कितना मिस करते हैं? सर मैं तो याद भी करता रहता हूँ, मिस तो बिल्कुल नहीं करता। मैं तो रेगुलर जाता रहता हूँ सर। मतलब हर 2-1.5-2 महीने में मैं जाता हूँ। और हमारी वहाँ कुल देवी का मंदिर है तो वहाँ जाते ही रहता हूँ मैं मोस्टली। मतलब साल में एटलीस्ट 7 या 8 बार जाते हैं। जोधपुरी भोजन का आनंद लेते हैं? जी, जोधपुरी भोजन का वहाँ भी आनंद लेते हैं। हमारे तो घर में बॉम्बे में भी जोधपुरी भोजन ही बनता है जी, क्योंकि वही सेम फ्लेवर वहाँ है, यहाँ पर है। तो मतलब उतना तो नहीं रहता खाने का, बिकॉज वी कुक द सेम फूड हियर। माता जी ने यहाँ पे कुक को ऐसे ही ट्रेन करके रखा, सेम वैसे ही बनाते हैं जो राजस्थान में बनता था।
तो वो टेस्ट मिस नहीं होता वहाँ। एग्जैक्टली सर, हम लोग राजस्थानी ना लिमिटेड रिसोर्स के खाने खाते हैं हम लोग। जी बिल्कुल। हाँ, तो वो जो ही मिलते हैं हमारे, वही 5 सब्जियां हैं हमारी, 5 वही बन जाए हमारे लिए, मोर देन इनफ है। क्या बात है। भविष्य के लिए क्या प्लानिंग की है सुनील जी, आगे क्या करना है? सर भविष्य की प्लानिंग करने वाले महादेव में, मैंने आपको बताया ना, मेरी लाइफ में हर चीज़ ऐसी हुई है, क्या पता मैं यहाँ से निकलूँ भी, मैं गाड़ी में बैठूँ और कोई मेरा यार दोस्त को लगे कुछ करना है और वो मैं कर लूँ। तो मुझे लगता है सर कि प्रेजेंट की मैं प्लानिंग कर सकता हूँ। जैसे आज मेरी डे की प्लानिंग थी कि आपसे मिलाऊँ, अब आज के बाद मेरी यहाँ से जाऊँगा, मेरी 2 प्रोडक्शन मीटिंग है वो करूँगा, ये मेरी आज की प्लानिंग है। कल की प्लानिंग ऊपर वाला करता है सर, इंसान के हाथ में नहीं है कल की प्लानिंग करना। तो और मेरी लाइफ तो डेफिनेटली सब ऐसी हुई है। बिल्कुल। रैंडम मैं कभी किसी से मिलने जाता हूँ कोई और चीज़ के लिए और पता चलता है मैं उनके साथ पिक्चर बना रहा हूँ। जब तन्नू वेड्स मन्नू रिलीज़ हुई तो राम गोपाल वर्मा जो है, मतलब मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनका फ़ोन आया, अरे सुनील आई सो यू प्रेजेंटेड द फिल्म। मैं कहा ये सर, लेट्स मीट। तो मैं उनको मिलने गया और जब मैं वहाँ से वापस आया तो मैं उनकी पिक्चर प्रोड्यूस कर रहा था, नॉट अ लव स्टोरी, जो माही गिल और दीपक डोबरियल के साथ है। तो ऐसी चीज़ें जिनकी लाइफ में होती है, तो मुझे तो पता नहीं मेरा भविष्य क्या है और मैं क्यों भविष्य की प्लानिंग करूं। क्या बात है, बहुत प्यारी बात है। बहुत मजा आया आपसे बात करके सर, और सेम बहुत बढ़िया बातें हुई। ये वादा कीजिए कि विविध भारती में आप और आएंगे। सर जब भी आप हुक्म करेंगे आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि सर जो हमारी देश की धरोहर है उसका हम कहीं ना कहीं पार्ट हैं। तो वेनेवर आपको लगे आप बुलाइए, 24/7 आई विल बी अवेलेबल, कोई भी कैपेसिटी के अंदर। बिकॉज मुझे सर ये साउंड ही बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। जब मेरे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था द मोमेंट आई एंटर्ड, जैसे लिखता है ना विविध भारती, सर साउंड कितना अच्छा करता है। क्या बात है। मतलब उसके अंदर एक शब्द के अंदर एक प्राइड, एक रस है सर, विविध भारती, बिल्कुल। ऑल इंडिया रेडियो। तो सर इट्स अ प्राउड मोमेंट। आप जब हुक्म करेंगे, कहीं पर भी हुक्म करेंगे इंडिया में, आपकी कोई भी वहाँ पर, आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ अस एंड इट विल ऑलवेज रिमेन पार्ट ऑफ अस। बहुत बहुत शुक्रिया। बॉम्बे टॉकीज। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक सुनील बोहरा से यूनुस खान की ये दिलचस्प बातचीत। ये था इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।